स्टूडेंट्स, हो भाई क्लास 10 वाली बच्चा पार्टी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का वन शॉट एक्सप्लेनेशन। जनाब तो भैया आज की वीडियो में समय आ गया है इस चैप्टर से जो होता है प्यार करने का, इसे दिल में बसाने का। तो चलिए जनाब चालू करते हैं आज की वीडियो को। ये चल रहा है हमारा 40 डेज चैलेंज। आज है डे नंबर 5। जोश किसी का कम नहीं होना चाहिए। अबे ओए एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ भाई, क्योंकि आज का चैप्टर होने वाला भैया भारत के बारे में। भारत की बात करेंगे और भैया एकदम नेशनलिज्म इन इंडिया को भैया यहां सेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स रोल द इंट्रोडक्शन। कहानी चालू होती है आपकी इंट्रोडक्शन के साथ में। इंडिया के अंदर जो मॉडर्न नेशनलिज्म है उसकी ग्रोथ को कनेक्ट किया जाता है आपका एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ में। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से इंडियंस के अंदर ये चीज आई भैया कि जो होता है हमें भी आजाद होना है, हमें भी अपना एक देश चाहिए, हमारी भी जो होता है कुछ फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए, हमारी भी कुछ जो होता है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए और हमारा भी एक देश होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड है आपकी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ में। और भैया इसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल को दिखाया गया है, जो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि भैया कैसे महात्मा गांधी ने बहुत सारे मूवमेंट्स करे और जो होता है इंडिया को यूनिफाई करा। पर असल में तो ऐसा है नहीं यार, लेकिन भैया चैप्टर के हिसाब से हमें चलना है तो हम ये सारी चीजें के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं चैप्टर को। और पहला टॉपिक है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो भैया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने एक अलग ही सिचुएशन को क्रिएट करके रख दिया था इंडिया के अंदर, क्योंकि भैया इंडिया उस टाइम ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो होता है बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, जो ब्रिटिशर्स का डिफेंस एक्सपेंडिचर था, क्योंकि ब्रिटिश बहुत ही एक्टिवली पार्ट कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो उससे उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और उसकी वजह से क्या हुआ था, उसकी वजह से जो होता है उनको वॉर लोन्स और जो होता है बहुत ज्यादा अपने कॉलोनियल स्टेट्स के अंदर टैक्स को बढ़ाना पड़ गया था। तो जब इंडिया भी जो होता है उस टाइम ब्रिटिशर्स के अंडर था, इंडिया भी ब्रिटिशर्स के रूल में था, तो इंडिया में भी जो टैक्सेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद में क्या हुआ था, कस्टम ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया गया था, इनकम टैक्स को ले आए थे और कस्टम ड्यूटीज को और बढ़ा दिया था। भैया पहले ही से ही जो होता है कस्टम ड्यूटीज इंडिया के अंदर इंपोज कर दी गई थी, लेकिन जो होता है जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद में कस्टम ड्यूटीज को और बढ़ा दिया गया था। और भैया आप तो इनकम टैक्स भी ले आए थे ये ब्रिटिशर्स कि अब आप अगर ज्यादा इनकम कर रहे हो तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये वही इनकम टैक्स है जो आज के टाइम तक इंडिया में चलता चला आ रहा है, और यही इनकम टैक्स हमारी इंडियन सरकार वसूलती है आप लोगों से ज्यादा इनकम करने पे, यानी आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाता है। तो भैया उससे क्या हुआ था, उससे जो विलेजर्स थे वो भी काफी ज्यादा जो होता उनको परेशानी चालू हो गई थी। और जो इंडियन के विलेजेस के लोग थे उनको भी बुलाया जा रहा था, जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट करी जा रही थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की कि भैया जो होता है आप आओ हमारे साथ में चलो और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ो, ठीक है। तो वो जो होता है फोर्स रिक्रूटमेंट भी चालू हो गई थी। द विलेजेस ऑफ इंडिया वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स इक्विपमेंट, ठीक है। फोर्स इक्विपमेंट भी चालू हो गई थी, यानी कि भैया जबरदस्ती उनको फौज के अंदर भर्ती करा जा रहा था। और सेम टाइम जो कि 1920 और 1921 का था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चले रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ था, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर भैया क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर मतलब कि जो होता है फसल बर्बाद हो गई। उससे क्या हुआ, उससे काफी ज्यादा जो होता है भूखमरी फैल गई थी इंडिया के अंदर। और जहां जहां पे भी फसल बर्बाद हुई थी वहां पे खाने की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई थी। और इसके साथ साथ में भैया जो होता है सोने पे सुहागा आपका इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया था इंडिया के अंदर। तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ने भी अपना पूरा का पूरा कहर बरसाया था इंडिया के अंदर, साथ साथ में क्रॉप फेलियर भी, और जो होता है ऊपर से ब्रिटिशर्स भी परेशान कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है। तो मतलब कि सारी की सारी जो होता है मुसीबतें एकदम इंडियंस के ऊपर टूट पड़ी थी। 1920 या 1921 की बात हो रही है, तो 1920s आप कह सकते हो, 1920s के दौरान। तो अब उससे क्या हुआ था, उससे भैया जो होता है अगर मैं 1921 के सेंसस की बात करूं तो 13 मिलियन पीपल डाइड हो गए थे एज अ रिजल्ट ऑफ एपिडेमिक। और जो होता है शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से 13 मिलियन पीपल, यानी कि जो होता है 1 करोड़ 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी इस वजह से। और इससे क्या हुआ था, इससे भैया जो होता है पीपल्स के अंदर ये चीज़ आ गई थी कि अब भैया हमें भी जो होता है आज़ादी चाहिए। अब हमें भी जो होता है हमारा इंडिया आज़ाद चाहिए। अब हमें भी जो होता है हमारी एक कंट्री चाहिए जहाँ पे हम लोग रूल करेंगे, जहाँ पे कोई भी बाहर का नहीं होना चाहिए, जहाँ पे जो होता है ब्रिटिशर्स का रूल नहीं होना चाहिए। हमारे अपने लीडर्स हों, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारे अपने रूल्स हों, हमारे अपने लोगों के लिए हों, ठीक है। तो अब इंडियंस के अंदर ये सारी जो होता है मुसीबतों को झेलने के बाद में ये मन के अंदर फीलिंग आने लगी थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह
वजह से जो होता है इंडियंस के अंदर ये सारी फीलिंग्स आने लगी थी कि भैया वहां पे जब ऐसा हो सकता है, वहां पे उखाड़ के फेंका जा सकता है जो बाहर के लोग हैं उनके रूल को, और हम अपना रूल लेके आ सकते हैं, वो लोग ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं। तो जिसकी सबकी शुरुआत हुई थी आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान से, और वहां से इंडियंस को ये इंस्पिरेशन मिली दी आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भैया महात्मा गांधी जो होता है 19 जनवरी 1915 में आपके साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, जहां पर उन्होंने जो होता है रेसिस्ट रिजीम के अगेंस्ट में फाइट करी थी। भले कोई ये सच्चाई नहीं है, आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि ऐसा हुआ था। असल में जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री को, जो होता है डीप हिस्ट्री को पढ़ोगे, आप वर्ल्ड हिस्ट्री को देखोगे, बहुत नई नई बुकों को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे असल में क्या था। वहाँ पे असल में महात्मा गांधी तो जो होता है ब्रिटिशर्स की सपोर्ट में थे, पर ऐसा क्या हुआ इंडिया में आकर आज तक किसी को नहीं पता। बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स में इसके बारे में डिस्कशन है, लेकिन असल में ऐसा कुछ जो होता है क्या हुआ था कि इंडिया में आते ही वो एकदम बदल गए थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। ये आपको जो होता है बहुत ही डीप हिस्ट्री में जाके पता चलेगा। तो भैया जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बता रही है, हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं कि भैया महात्मा गांधी जो होता है वो जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे, जहाँ पर उन्होंने जो होता है सक्सेसफुली फाउट करा था रेसिस्ट रिजीम के अगेंस्ट में विद अ नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच इज कॉल्ड द सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या है? आपने जो होता है बचपन छोटी क्लासेस में संधि विच्छेद सीखा होगा, यानी वर्ड्स को तोड़ना जो होता है वो कह करते हैं हम जरा सत्याग्रह का। तो भैया सत्याग्रह, सत्य और जो होता है ग्रह, ठीक है। अब मैं इस ग्रह को आग्रह कर देता हूं, तो भैया सत्य के लिए आग्रह, ये है आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है कि भैया इसमें इंसान लड़ता नहीं है सत्य के लिए, इसमें जो आपका सच है, इसमें जो आपका ट्रुथ है, उसके लिए इंसान लड़ता नहीं है, बल्कि उसके लिए आपका रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप जो होता है ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सच है वो तो सच है, जैसे सूरज जो होता है आपका ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, ये सत्य है, तो इसको आप एक्सेप्ट करिए, इसके लिए आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सत्याग्रह कहलाता है, और यही आइडिया ऑफ सत्याग्रह को उन्होंने जो होता है इंप्लीमेंट करा था इंडिया के अंदर भी, और साउथ अफ्रीका से तो इंप्लीमेंट करके आ रहे थे। तो सत्याग्रह की जो होता है एक डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है कि इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइंड द ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ पे किसको कहा गया है? ऑपरेशन यहाँ पे जो होता है आपका ब्रिटिश को कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रिटिश रूल को जो होता है ऑपरेस्ड पीपल जो होता है इंडियंस को कहा गया है, ऑपरेशन आपका जो होता है ब्रिटिशर्स के लिए कहा गया है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये है कि भैया अगर जो होता है जो परेशानी है वो सच के लिए सच है, और जो होता है जो स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं वो अगेंस्ट इनजस्टिस है, यानी कि वो जो होता है इनजस्टिस के अगेंस्ट में है, तो हमें जो होता है लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से उसको जो होता है मनवा सकते हैं विदाउट बीइंग एग्रेसिव। सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के चक्कर में भैया बहुत सारे जो होता है पापड़ बेलने पड़े थे इंडियंस को जो होता है अपना इंडिपेंडेंस लेने के लिए, तो ये नॉन वायलेंस का चक्कर यहाँ से चालू हुआ था 1916 में। अब भैया जो होता है गांधी जी ने अपने सत्याग्रह चालू कर दिए थे। इंडिया में आते ही गांधी जो होता है सबसे पहले गए थे कहाँ? चंपारण। कहाँ पे है भैया? बिहार में है। वहाँ पे उन्होंने किस बात पर सत्याग्रह करा था? वहाँ पे उन्होंने जो होता है पीजेंट्स को इंस्पायर करा था टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ये भैया प्लांटेशन सिस्टम के बारे में भी ज़रा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्लांटेशन सिस्टम क्या था? प्लांटेशन सिस्टम था यानी ब्रिटिशर्स आपको एक क्रॉप रिकमेंड करेंगे कि आप ये उगाइए, और आपको वही क्रॉप अपने कुछ हिस्से में उगानी पड़ेगी। अपने जैसे अगर आपका जो होता है 100 एकर्स का खेत है तो उसमें आपको 50 एकर्स में ये क्रॉप उगानी पड़ेगी, 50 एकड़ में आप जो चाहे वो उगा सकते हैं। अगेंस्ट दी ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम 1916 में महात्मा गांधी ने ये करा। 1917 में वो पहुंच गए भैया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, और वहाँ पे भी उन्होंने पीजेंट्स ऑफ खेड़ा को सपोर्ट करा था। वहाँ पे जो पीजेंट थे उनको भी उन्होंने सपोर्ट करा। तो ये दूसरा सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। नंबर तीसरा, एक साल में ये सत्याग्रह करते थे। 1916 से 1917 में करा। 1917 से 1918 में महात्मा गांधी पहुंच गए भैया अहमदाबाद पहुंच गए। वहां पे उन्होंने सत्याग्रह करा अमंग दी कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह करा। और इससे भैया क्या होता है, यहाँ से आपका मैप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यहाँ पे आपका मैप का क्वेश्चन आता है कि आपका जो होता है 1916 का सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, 1917 का सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, 1918 का सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था। तो महात्मा गांधी ने इंडिया में आते ही अपना धनाधन अपने सत्याग्रह करना चालू कर दिए थे। अब इसके बाद में आता है आपका दी रॉलेट एक्ट। अच्छा भैया चलिए रॉलेट एक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो महात्मा गांधी धड़ाधड़ सत्याग्रह करते चले जा रहे थे। तो उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने कहा भैया हम क्या बैठ के यहाँ तमाशा देखेंगे,
हाँ हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमने 1919 में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, रॉलेट एक्ट वो लोग लेके आ गए। भैया रॉलेट एक्ट क्या था, जरा इसके बारे में समझते हैं। ये ब्रिटिशर्स के जो होता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास करा था। ये इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था भैया आप गवर्नमेंट को अब इनॉर्मस पावर्स दे रहे हैं, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं टू रिप्रेस दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी जो सत्याग्रह हो रहे हैं, जो होता है हमारे खिलाफ साजिशें बनाई जा रही हैं, जो महात्मा गांधी इतने धनाधन सत्याग्रह करते चले जा रहे हैं, इसको रोकना तो पड़ेगा। दिस पर्सन नीड्स टू बी स्टॉप्ड। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो होता है अपनी गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा पावर दे देंगे कि अब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर सकती है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि भैया जो होता है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, जो पकड़ा गया है सत्याग्रह करते हुए या कुछ भी ऐसी जो होता है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गतिविधि करते हुए, उसको आप जो होता है जेल में रख सकते हो 2 साल के लिए, और उसका कोई कोर्ट ट्रायल भी नहीं होगा। मतलब उसको कोर्ट में भी नहीं ले जाया जाएगा, वो 2 साल तक अपना पड़ा हुआ सड़ता रहेगा जेल के अंदर, और जो होता है उसका कोई कोर्ट भी ट्रायल नहीं होगा। जो होता है भैया रॉलेट एक्ट को जो अपोज करना चाहा, वो करना चाहा भैया सत्याग्रह के साथ में। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि भैया आप सिविल डिसोबीडियंस करो। सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को आज तक यही नहीं पता चला। सिविल डिसोबीडियंस होता है कि भैया जन विद्रोह, जैसे कि भैया अभी किसान आंदोलन हुआ था, वैसा ही जन विद्रोह से हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ ये भैया इनजस्टिस के अगेंस्ट में, और हड़ताल चालू हो गई 6 अप्रैल को। इस हड़ताल के अंदर क्या हुआ, इस हड़ताल के अंदर जो होता है रैलीज को ऑर्गेनाइज करा गया वेरियस सिटीज के अंदर। वर्कर्स जो होता है वो स्ट्राइक के ऊपर चले गए, और रेलवे वर्कशॉप और शॉप्स को जो होता है बंद कर दिया। तो भैया ये जब हड़तालें होने लगी और एकदम से जो होता है भीड़ के अंदर गर्मी, मतलब पूरा का पूरा माहौल गर्म हो गया, तो इस अब बहुत ही पॉपुलर अपसर्ज को देखते हुए भैया अमृतसर के अंदर क्या हुआ, अमृतसर में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा भैया अब तो इनको दबाना पड़ेगा, अब इनकी धरपकड़ चालू करते हैं। तो जो नेशनलिस्ट थे उनकी धरपकड़ को चालू कर दिया गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, लोकल लीडर जितने भी थे भैया उनको सबको उठा लिया गया, और जो होता है महात्मा गांधी को बैन कर दिया गया दिल्ली जाने से। महात्मा गांधी अब दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते थे। अमृतसर के जितने भी लोकल लीडर्स हैं उनको तो पहले ही पकड़ लिया गया था। अब भैया ये सब हो ही रहा था कि 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को क्या हुआ, 10 अप्रैल को जो होता है अमृतसर में पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन, एक जो होता है बहुत ही शांतिपूर्ण रैली के ऊपर फायर कर दिया, और जो होता है उससे क्या हुआ, उससे भीड़ के अंदर जो होता है वही कि हाँ गर्मी हो गई भीड़ के अंदर, एकदम से जो होता है माहौल बिगड़ गया। और इस माहौल बिगड़ने की वजह से क्या हुआ, माहौल बिगड़ने की वजह से बहुत ही जो होता है एकदम से अटैक्स चालू हो गए, बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह पे भीड़ ने अटैक करना चालू कर दिया। अब ये सब देखते हुए भैया मार्शियल लॉ को इम्पोज कर दिया गया, और हमारे अमृतसर में जनरल डायर ने कमांड को टुक करा। यहाँ से चालू होता है, यही आपका लेके जाता है हमारी ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री को, जो कि है आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट, दी जलियांवाला बाग मैसेकर। 2 दिन हो गए थे भैया जनरल डायर को कमांड लिए हुए, मार्शियल लॉ को इम्पोज करे हुए। 13 अप्रैल को ये इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ, जिसको ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन भैया एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ क्राउड गैदर हुआ था अराउंड जलियांवाला बाग आपका अमृतसर में है। तो वहाँ पे एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ क्राउड इकट्ठा हुआ था, और वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे कुछ लोग तो आए थे भैया ये प्रोटेस्ट की बातें करने की, जो गवर्नमेंट के न्यू रिप्रेसिव मेजर्स हैं, जो गवर्नमेंट नई पॉलिसीज़ निकाल रही है हम लोगों को दबाने के लिए, उसके लिए बात करने के लिए आए थे। और बाकी लोग तो अपना बैसाखी फेयर को जो होता है मनाने आए थे कि भैया बैसाखी है, उसका जो मेला लगा हुआ है उसमें आए थे। तो हुआ क्या भैया, जो मतलब बहुत सारे गांव के लोग भी थे इसमें। तो गांव के लोगों को जनरली नहीं पता था कि भैया क्या हुआ है, मार्शियल लॉ को इम्पोज कर दिया गया है, जनरल डायर ने कमांड ले रखी है। तो अब जनरल डायर भाई साहब एंटर करते हैं एरिया में, और जो होता है जो एग्जिट थी उसको ब्लॉक कर देते हैं, और भैया जो होता है आपका इंडियन लोगों के ऊपर ओपन फायर कर देते हैं। इंडियंस के ऊपर फायर कर देते थे भैया। ये आपको एक्स्ट्रा मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वही इंडियंस के ऊपर फायर कर रहे थे। जनरल डायर तो जो ब्रिटिशर था, लेकिन जो उसकी आर्मी थी उसमें तो मैक्सिमम इंडियंस ही थे।
जो इंडियंस के ऊपर फायर कर रहे थे, ये आपको जो होता है एनसीईआरटी नहीं बताती है, ये आपको कोई आपका स्कूल का टीचर नहीं बताएगा। तो इंडियंस ही इंडियंस के ऊपर फायर कर रहे थे और इससे क्या हुआ, इससे लाखों की तादाद में लोग मारे गए। भले को इंडियन हिस्ट्री में इसकी जो होता है काफ़ी ज़्यादा नंबर्स को कम लिखा गया है कि इतने लोग मारे गए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री जो होता है आपका क्या कहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओनली मारे गए थे, लेकिन असल में तो होता है लाखों में तादाद थी। करीबन जो होता है अप्रॉक्स लगाया जाता है कि भैया 50 से 60 हज़ार लोग मारे गए थे उस दिन। तो उससे क्या हुआ, उससे जो होता है बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब मारे गए और एक मैसेकर हुआ, एक जो होता है पूरा का पूरा क्या कहते हैं मर्डर कर दिया गया सारे लोगों का। उसके बाद में जनरल डायर ने ये कहा कि भैया ये एक मोरल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए था, सत्याग्रह के लिए, मतलब कि उनका दिमाग में जो होता है खौफ पैदा करने के लिए था, उनके दिमाग में टेरर पैदा करने के लिए ये हमने करा था। और उसके बाद में जो होता है जैसे ही ये न्यूज़ फैली और जो होता है मैनी नॉर्दर्न इंडियन टाउन्स में बहुत ही स्ट्राइक्स होने लगी, पुलिस के साथ में जो होता है झपट होने लगी और ये बहुत ही बढ़ गया था, बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट बन गया था। जैसे ही अमृतसर की न्यूज़ पूरे इंडिया में फैली थी, नॉर्दर्न इंडिया यानी कि यूपी और आपका एमपी में ये बहुत ज़्यादा क्लैशेस होने लगे थे पुलिस के साथ में। तो गवर्नमेंट ने भी इसको जो होता है रिस्पॉन्ड करा बहुत ही बुरी तरीके से और सत्याग्रही को मारा गया, पीटा गया, उनकी नाक रेगड़वाई गई ज़मीन से और उनको जो होता है क्या कहते हैं बहुत ही बुरी तरीके से ग्राउंड के ऊपर क्रॉल करने पे मजबूर करा गया, ग्राउंड के ऊपर घुटनों के बल चलने पे मजबूर करा गया और जो होता है सलाम करने के लिए कहा गया। जो भी साहब थे उस टाइम के, मतलब जो भी साहिब थे उनको सलाम करने के लिए कहा गया और विलेजेस को उड़ा दिया गया, विलेजेस को बुरी तरीके से बॉम्ब करा गया। और ये सारी चीज़ें देखते हुए महात्मा गांधी ने जो होता है अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे जो होता है बात हो रही है 6 अप्रैल 1919 को ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करा गया था महात्मा गांधी द्वारा। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू कर दिया गया, ये वही है जो इस हड़ताल के साथ में स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी की अब ये समझ में आ गया था कि भैया अब जो इंडिया में मूवमेंट लॉन्च होना चाहिए वो बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए, बहुत ही ऐसा मूवमेंट होना चाहिए जिसमें पूरी की पूरी इंडिया इन्वॉल्व हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, इसके लिए उन्होंने सोचा कि भैया अब हिंदू मुस्लिम्स को तो साथ में लेके आना पड़ेगा, सारे रिलीजन्स को साथ में लेके आना पड़ेगा। मेजरली इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स जो होता है मेजॉरिटी रिलीजन्स हैं और बाकी भी हैं, लेकिन उन रिलीजन्स की उस टाइम की बात हो रही है तो उन रिलीजन्स की तादाद उतनी नहीं थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, इसके लिए उन्होंने खिलाफत इशू को उठाया, जो कि आपका एक इशू हुआ था उस टाइम पे। क्या हुआ था भैया, ओटोमन टर्की की डिफीट हो गई थी और उससे क्या हुआ था, उससे जो खलीफा थी उनकी टेम्पोरल पावर्स को जो होता है बैन किया जा रहा था और हार्श पीस ट्रीटी को इम्पोज किया जाना था टर्की के ऊपर। खलीफा जो होता है स्पिरिचुअल हेड होता है इस्लामिक वर्ल्ड का, लेकिन अब जो होता है अलग अलग हो गया है इसमें मामला, ठीक है। तो उस टाइम पे ये एक हुआ करता था, तो उस टाइम उनके ऊपर हार्श पीस ट्रीटी को जो होता है इम्पोज करना था टर्की के ऊपर। और इस इशू को महात्मा गांधी ने जो होता है एक बहुत ही मौके की तरह पकड़ा और उसके लिए उन्होंने लॉन्च करा भैया खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके लिए बाद में उन्होंने क्या करा भैया, टू डिफेंड खलीफास टेम्पोरल पावर एंड खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो भैया खलीफा की जो टेम्पोरल पावर्स है उनको डिफेंड करने के लिए एक कम्युनिटी बनाई गई जिसको नाम दिया गया खिलाफत कम्युनिटी। और वो खिलाफत कम्युनिटी जो होता है साथ साथ में मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी भाग ले रही थी और इसके अंदर जैसे कि मुस्लिम लीडर्स थे जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली, इनको जो होता है लेके आए साथ में जो इस कम्युनिटी के अंदर। तो इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो होता है यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट की भी शुरुआत हुई और गांधी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ को एक ही अम्ब्रेला के अंदर हम लोग लेके आ सकते हैं, एक ही जो होता है छाते के अंदर हम लोग लेके आ सकते हैं। कलकत्ता सेशन जो कांग्रेस का हुआ था सितंबर 1921 में, उन्होंने जो होता है कन्विंस कर लिया लीडर्स को टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक बार फिर से लॉन्च करा जाना था जो कि आपका खिलाफत इशू को भी सपोर्ट कर रहा था और आपका स्वराज को भी सपोर्ट कर रहा था। स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर स्वराज आ जाए। स्वराज मतलब अपने आप का राज, स्वयं राज मतलब कि हमारा राज आ जाए इंडिया के अंदर। तो अब ये मूवमेंट चालू होता है और इसके बाद में आता है आपका टॉपिक डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। जनवरी 1921 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट होता है, आपका खिलाफत इशू के सपोर्ट में भी और एज वेल एज आपका स्वराज के सपोर्ट में भी। वेरियस सोशल ग्रुप्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा और अपनी अपनी ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस के साथ में अपनी अपनी खुद
खुद की चाहतों के साथ में इसके अंदर पार्टिसिपेट करा। इसके अंदर जो होता है मिडिल क्लास भी आई और जो होता है सिटीज़ के लोग भी आए, स्टूडेंट, टीचर्स, और जो होता है सब ने अपना अपना काम छोड़ दिया। जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, ब्रिटिशर्स के और लॉयर्स ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। सब ने बहुत ज़्यादा जो होता है इसमें साथ दिया था महात्मा गांधी का। इस जो इफेक्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा था। पीपल्स ने जो होता है फॉरेन क्लोथ्स को रिजेक्ट करना चालू कर दिया। भैया हम अब जो होता है ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए क्लोथ्स को नहीं पहनेंगे, हम अपना खुद के कपड़े पहनेंगे जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए थे। और इंडियन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन था वो एकदम से जो होता है विंड अप हो गया, एकदम से उसमें बूम आ गया, क्योंकि सारे इंडियंस अब जो होता है इंडियन ही टेक्सटाइल के कपड़े पहन रहे थे। पर असल में क्या हुआ, पर असल में ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। तो ये मूवमेंट के स्लो डाउन की जरा कहानी तो पढ़ें। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो क्यों स्लो डाउन हो गया, इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि भैया खादी क्लोथ जो थे वो सुटेबल नहीं थे पुअर पीपल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे थे। और भले को जो इंडिया में था उस टाइम बाकी चीज़ों का भी प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन मेजरली उस टाइम इंडिया में जो क्लॉथ्स का प्रोडक्शन था वो खादी क्लॉथ्स का ही था। खादी कपड़े के क्लॉथ्स बनाए जाते थे, पर वो जो पुअर लोग थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और बहुत ज़्यादा कोई भी अल्टरनेटिव इसका नहीं सेटअप करा गया था, मतलब कि खादी क्लॉथ्स के अलावा कोई और जो होता है अल्टरनेटिव था ही नहीं। और जो गवर्नमेंट लॉयर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने अपने अपने स्कूल तो छोड़ दिए थे, लेकिन उसके बदले वो और कहीं काम नहीं कर पा रहे थे, और कहीं कोई इंस्टीट्यूशंस को सेटअप ही नहीं करा गया था। जो टीचर्स थे उसकी वजह से फाइनली उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाना चालू कर दिया। लॉयर्स ने अपना अपना कोड को ज्वाइन कर लिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका स्लो डाउन हो गया बहुत बुरी तरीके से। इसकी तो बात होती रहेगी, लेकिन भैया अब ज़रा हम लोग चलते हैं कंट्री साइड पे, जहाँ पे जो होता है इसके रिगार्डिंग रिबिलियन चल रहा था। वहाँ पे जो होता है कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा लोग, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे जैसे कंट्री साइड में पहुँचा था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चालू कर दिए थे। जैसे कि अवध में जो होता है पीजेंट मूवमेंट डेवलप हो गया था बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में। पीजेंट मूवमेंट यानी कि जो होता है मजदूरों का मूवमेंट एक डेवलप कर दिया गया था बाबा रामचंद्र ने, जिसको वो लीड कर रहे थे। और पीजेंट मूवमेंट ने डिमांड करा था भैया कि हमारे ऊपर अब बेगार नहीं लगाना चाहिए, हम अब बेगार नहीं करेंगे। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहुंचा कंट्री साइड में तो ये मूवमेंट चालू हो गया था। बेगार क्या होता है, बेगार होता है भैया वर्क विदाउट पेमेंट, यानी कि जो होता है आपको काम कराया जाएगा लेकिन आपको जो होता है पेमेंट नहीं दिया जाएगा। बेगार मतलब कि जो होता है आप सिर्फ काम करोगे, आपको कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाएगा। और सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो उस टाइम के लैंडलॉर्ड्स थे अब उनका बाइकआउट करना चालू कर दिया गया था। ट्राइबल पीजेंट जो थे, ट्राइबल पीजेंट यानी कि उस टाइम जो जंगलों में काम करने वाले लोग हुआ करते थे, जो मतलब ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल मजदूर थे, उन्होंने क्या इंटरप्रेट करा स्वराज को, इसकी बात में समझते हैं। स्वराज को जो ट्राइबल पीजेंट थे उनका समझ में आया कि भैया जो होता है ये अलग ही तरीके से उन्होंने इसको, मतलब अलग ही माइंडसेट से इसको उन्होंने समझ लिया। उनके लिए ये था कि भैया गांधी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, लैंड जो होता है हमारे पास वापस आ जाएगा और हमें जो होता है अच्छी तरीके से रहने को मिलेगा। और गोदाम हिल्स में आंध्र प्रदेश में गोरेला मूवमेंट चालू हो गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूरी सीताराम राजू। ये जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की न्यूज़ पहुंची थी आपकी इस कंट्री साइड में जो होता है अवध में गोदाम हिल्स में, तो वहाँ पर अलूरी सीताराम राजू ने अपना गोरेला मूवमेंट को चालू कर दिया था। और उसके अंदर क्या कर रहा था वो, इसके अंदर जो होता है वो क्या कहते हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारता था, पुलिस स्टेशंस पे अटैक करता था और वहाँ पे लूटपाट मचाता था। तो इसकी वजह से उसने ये एक जो होता है मतलब अपना खुद की लड़ाई छेड़ रखी थी। तो भैया राजू जो था वो आपका महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। वो उनकी बातें करता था और उनके बारे में जो होता है लोगों से कहता था कि भैया जो होता है ये शराब पीना छोड़ दो, अहिंसा को फॉलो करो। तो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की न्यूज़ फैली थी तो भैया उसको तो जो होता है इन्फ्लुएंस होना ही था और उसने गोरेला मूवमेंट को चालू कर दिया अकेले ही। पर राजू को जो होता है कैप्चर कर लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में, और एक वो फॉल्क हीरो बन गया। फॉल्क हीरो मतलब कि कहानियों का जो होता है एक मतलब हीरो बन गया, कहानियों में उसकी डिस्कशन होने लगी। प्लांटेशंस की बात करते हैं तो स्वराज प्लांटेशंस में क्या हो रहा था भैया, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे आसाम के, उनको ये समझ में आया कि भैया स्वराज का मतलब है कि भैया हमें अब जो होता है इस प्लांटेशन एक्ट से हमें जो होता है प्लांटेशन से अपने बाहर आने जाने की फ्रीली इजाज़त है और हमें इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आपने क्लास 9th में पढ़ा है, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ये है कि भैया जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, जो आपके खेतों में काम करने वाले लोग हैं, वो वहीं काम करेंगे, वहीं रहेंगे, वो अपने गाँव भी नहीं
जा सकते, अपने घर भी नहीं जा सकते, और जो ब्रिटिशर्स कहेंगे वो वही उगाएंगे और कुछ भी वो उगा नहीं सकते। तो ये आपका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है। तो स्वराज जो होता है, प्लांटेशन वर्कर्स ने सोचा कि भैया अब जो होता है हम आराम से अपने घर जा सकते हैं, हमें जो होता है ये खेत छोड़ दिया जाएगा और हमें हमारा खुद का खेत मिलेगा। गांधी जी ने ऐसा कह दिया है। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ सुनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो वो अपना अपना प्लांटेशन छोड़ के और अपने घर की तरफ चल दिए, बट कभी पहुंच नहीं पाए क्योंकि रास्ते में ही उनको पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत ही बुरी तरीके से मारा। और इस टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने जो होता है फरवरी में आपका चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। चौरी चौरा में क्या हुआ था? चौरी चौरा में जो होता है पुलिस का एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था। उस पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन जो कि बाजार के अंदर हो रहा था, वो एक वायलेंट क्लैश में टर्न हो गया था विद द पुलिस, और जो होता है इससे 22 से 23 पुलिसमैन मारे गए थे। महात्मा गांधी ने ये सोचा भैया हम तो ये कहे जा रहे हैं कि तुमसे कि जो होता है अहिंसा करो, जो होता है सत्याग्रह करो, हिंसा नहीं चाहिए हमको, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे दो, हम तो तुमसे ये कह रहे हैं और तुमने लड़ाई कर ली। तो इसलिए उन्होंने जो होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को परमानेंटली बंद कर दिया था। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो भैया इंडिया को आज़ादी जल्द ही मिल जाती। तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बंद हो जाने के बाद में जो होता है आपका चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद में इसको बंद कराया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। उसके बाद में महात्मा गांधी ने सोचा अब तो एक बहुत ही ब्रॉड मोर बेस्ड मूवमेंट को हमें लॉन्च करने की ज़रूरत है। उसके बाद में उन्होंने जन विद्रोह रेवोल्यूशन चालू करा, जन विद्रोह मूवमेंट चालू करा, जिसको आपको कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके रिगार्डिंग भी कांग्रेस में बड़ा जो होता है झगड़ा पड़ गया था, क्योंकि भैया कांग्रेस के अंदर जितने भी लीडर्स थे उनके अलग अलग व्यूज़ थे। कुछ जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था एक 1990 के अंदर, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। कांग्रेस के लीडर्स के अंदर ऐसा क्यों हुआ था कि वो दो हिस्सों में बढ़ गए थे, क्योंकि 1919 के अंदर गवर्नमेंट का एक एक्ट आया था, इंडिया की गवर्नमेंट का, मतलब ब्रिटिश की गवर्नमेंट का, कि भैया वो जो होता है अब इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देना चाहते हैं। डोमिनेंट स्टेटस मतलब कि भैया अब जो होता है इंडिया में इंडिया के लोगों का रूल होगा, वो इंडिया में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडियन मेंबर्स को। तो इसके रिगार्डिंग दो हिस्सों में बढ़ गई थी कांग्रेस। कुछ लोग चाहते थे भैया कि जो होता है हमें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए इलेक्शंस में, जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, और कुछ लोग चाहते थे कि भैया जो होता है हमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए, हमें अपना रूल चाहिए, हमें किसी और का सहारे की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि भैया सुभाष चंद्र बोस, ये लोग चाहते थे कि भैया हमारे कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले और हम जो होता है किसी और के अधीन होकर हम काम ना करें, हम अपना काम खुद करें। और इसके बाद में भैया क्या हुआ था, जो आपका साइमन कमीशन को ये इंडिया की फंक्शनिंग भी देखनी थी और उसके लिए चेंजेस को भी सजेस्ट करना था। इंडिया के जो कानून है वो कैसे काम कर रहा है, सही काम अगर नहीं कर रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, इसको भी बताना था। तो भैया साइमन कमीशन के अंदर क्या था कि साइमन कमीशन के अंदर जो होता है कोई भी इंडियन मौजूद नहीं था, कोई भी इंडियन वहाँ पे मौजूद नहीं था, सिर्फ जो होता है वहाँ पे ब्रिटिशर्स ही थे। और इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था अंडर जॉन साइमन, इसलिए का नाम रखा गया था इसका साइमन कमीशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को फंक्शनिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कर रहा है इंडिया के अंदर, उसको देखना और उसके लिए सजेस्ट करना चेंजेस। बट इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर तो था ही नहीं, तो भैया इंडिया के लोगों ने इसको अपोज करना चालू कर दिया साइमन गो बैक के सिंबल के साथ में। क्यों? क्योंकि भैया जब इंडियन मेंबर ही नहीं है तो जो होता है आप तो अपने हिसाब से सारी चेंजेस कर दोगे, हमारे लिए तो कोई फिर फायदा होगा ही नहीं, हमारे लिए तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो साइमन कमीशन जब अराइव हुआ इंडिया के अंदर 1928 में, इसको ग्रीट करा गया विद द स्लोगन साइमन गो बैक। सारी पार्टीज के ने इसके अंदर जो होता है पार्टिसिपेट करा था और एक डेमोन्स्ट्रेशन को जो होता है लेके आए थे साइमन गो बैक। तो साइमन कमीशन को जो होता है यहाँ पे अपोज करा गया था और इसकी वजह से साइमन कमीशन को वापस भी जाना पड़ा था। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो होता है पूर्ण स्वराज की डिमांड चालू हो गई अक्टूबर 1929। जैसा कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंडियन मेंबर्स को जो होता है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का ही चांस मिल रहा था, ऐसे ही अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन में जो होता है एक डोमिनेंट स्टेटस का ऑफर दिया इंडिया के लिए कि लॉर्ड इरविन ने कहा कि भैया अब तो जो होता है हम डोमिनेंट स्टेटस का आपको खुला ऑफर देते हैं, अब आपको इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है डोमिनेंट स्टेटस के लिए, आपको हम डायरेक्ट डोमिनेंट स्टेटस का ऑफर देते हैं। डोमिनेंट स्टेटस का क्या मतलब होता है कि भैया ब्रिटिश जो होता है इंडिया छोड़ के चले जाएगा और इंडिया इंडियन लोगों के द्वारा ही अब रूल किया जाएगा, अब उसमें ब्रिटिश लोग नहीं रहेंगे। पहले जो ऑफर आया था डोमिनेंट स्टेटस का उसके लिए क्या था कि भैया उसमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट होगा और उसमें ब्रिटिश जो होता है एज अपोजिशन में बैठेगा और जो होता है ब्रिटिश मेंबर्स भी होंगे। अब तो उन्होंने कह दिया अब हम आपके ब्रिटिश मेंबर्स भी अब नहीं रहेंगे, अब आप कंप्लीटली डोमिनेंट स्टेटस ले सकते हैं। बट जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी की सारी पॉलिसीज़ बनाएगा, इंपॉर्टेंट डिसीजंस वही लेगा, इंडियन आर्मी के ऊपर जो एक्सपेंशंस जो आपके जो होता है एक्सपेंडिचर होगा, इंडियन ट्रेड का सारा ध्यान वो रखेगा। महात्मा गांधी ने तो भैया इसको एक्सेप्ट कर लिया था प्रपोजल को कि भैया हाँ ठीक है, हम जो होता है
है डोमिनेंट स्टेटस ले लेंगे। लेकिन जो होता है इसमें वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चले भी गए थे कि भैया इसमें हम सारी की सारी बातें करेंगे, अपनी हम डिमांड्स रख लेंगे और हम डोमिनेंट स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट क्या हुआ था, जब जो होता है दिसंबर 1929 में नेहरू ने ये कांग्रेस के सेशन के अंदर जो होता है प्रपोज करा कि भैया अब हम इंडिया के लिए डोमिनेंट स्टेटस को लेने जा रहे हैं, तो मैनी कांग्रेस लीडर्स ने इसको जो होता है एग्री नहीं करा और डिमांड करी भैया पूर्ण स्वराज की, कि भैया हमें जो होता है पूर्ण स्वराज ही चाहिए, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। और उसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि भैया अब इंडिया जो होता है डोमिनेंट स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करेगा और लड़ाई लड़ेगा अपनी पूरी स्वराज की, अपनी पूरी इंडिपेंडेंस की, फुल इंडिपेंडेंस की, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। और इसकी यही जो आपका लाहौर सेशन था जहाँ पे जो होता है नेहरू ने ये प्रपोज करा था डोमिनेंट स्टेटस के लिए, यहीं पे ये डिसाइड हुआ कि भैया जब भी इंडिया फ्री होगा तो 26 जनवरी को विल सेलिब्रेट एज अ इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, उस दिन इंडिया की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद में चालू होता है आपका दी सॉल्ट मार्च एंड दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जन विद्रोह मूवमेंट और सॉल्ट मार्च। महात्मा गांधी को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भैया अब जो होता है हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो कि सबको जोड़ दे, जो कि पूरे के पूरे इंडिया को एक ही धागे से जोड़ दे। वो क्या है, वो है नमक। क्यों? क्योंकि भैया ब्रिटिशर्स ने नमक के ऊपर टैक्स को इम्पोज कर रखा था कि भैया जो होता है नमक पे भी आपको ऊपर टैक्स लगेगा। नमक कानून बना रखा था, सॉल्ट लॉ बना रखा था। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि भैया ये तो एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है कि इसकी मदद से हम सारे के सारे इंडियंस को एक साथ लेके आ सकते हैं, हम सारे के सारे इंडियंस को एक धागे से जोड़ सकते हैं। गांधी ने जो होता है एक लेटर राइट कर दिया लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी 1930 को कि भैया कुछ हमारी डिमांड्स हैं, इसको मान लो, और अगर नहीं मानते तो बाय द 11 मार्च हम लोग जो होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू करेंगे। लॉर्ड इरविन ने इस डिमांड को नहीं माना। इसमें गांधी जी ने ये इंडिपेंडेंस की सारी डिमांड्स को करा था कि भैया आप हमें इंडिपेंडेंस दे दो, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए है, और हमें जो होता है बहुत सारी चीज़ें शर्तें रखी थी, पर लॉर्ड इरविन ने कुछ नहीं मानी। और गांधी जी जो होता है अपने फॉलोअर्स के साथ में, अपने जो होता है मानने वालों के साथ में चाल दिए भैया सॉल्ट मार्च के लिए। सॉल्ट मार्च गांधी ने चालू करा साबरमती आश्रम से 12 मार्च को और दांडी की तरफ गए भैया, जो कि एक कोस्टल एरिया है गुजरात का। गांधी जी जो होता है 6 अप्रैल को पहुंच गए दांडी, और जो होता है 12 मार्च को इन्होंने चालू करा था तो अपने 76 फॉलोअर्स के साथ में, 76 फॉलोअर्स के साथ में। लेकिन जब पहुंचे हैं दांडी तो वहाँ पे लाखों की भीड़ थी, वहाँ पे जो होता है हज़ारों के लोग तादाद में थे। तो 6 अप्रैल 1930 को जो होता है गांधी जी पहुँच गए दांडी, और वहाँ पर उन्होंने डिसओबे कर दिया सॉल्ट लॉ को और अपना जो होता है खुद का नमक बनाया और वहाँ पे मार्क करा। वहाँ से चालू कर दिया आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जन विद्रोह मूवमेंट, जन विद्रोह आंदोलन ये चालू हो गया। और इसको जैसे ही ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ, फॉरेन क्लॉथ्स को फिर से बाइकआउट करना चालू कर दिया गया। उसके बाद में पीजेंट ने अपना रेवेन्यू को पे करना बंद कर दिया। वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं अपना रेवेन्यू पे करेंगे। विलेजेस को जो होता है, विलेजेस के जितने भी ऑफिशियल्स थे जो कि इंडियंस थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मैनी प्लेसेस में पीपल ने फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करा। फॉरेस्ट लॉज क्या थे कि भैया आप जो होता है जंगल की लकड़ी को नहीं ले सकते हो, जंगल के अंदर आप अपने जानवरों को नहीं चुगा सकते हो। इन सारे के सारे लॉज को उन्होंने बाइकआउट कर दिया। और ये सब चल ही रहा था कि भैया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया। क्या हुआ भैया, जो होता है कॉलोनियल गवर्नमेंट को लगा कि भैया अब तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ रही है और हमारे ऊपर तो अब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी अगर ये मूवमेंट बढ़ गया। अरेस्टिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स चालू हो गए और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस हुए, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो होता है हिंसा हुई बहुत ज़्यादा जगहों। जब अब्दुल गफ्फार खान जो कि एक डिवोटेड डिसाइपल है महात्मा गांधी के, इनको अरेस्ट करा गया अप्रैल 30 में। जो इनके अरेस्ट जो मतलब अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी को बहुत मानने वाले थे और बहुत ही फेमस भी थे, तो इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से जब ये अरेस्ट हुए पेशावर की स्ट्रीट्स में जो होता है क्राउड ने बहुत ही बुरी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया और इससे काफ़ी ज़्यादा वायलेंट क्लैश भी हुआ था। इसमें जो कि नहीं लिख रखा है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन मैंने पढ़ रखा है तो मैं आपको बताता हूँ। वायलेंट क्लैश भी हुआ था पुलिस के साथ में और मंथ लेटर महात्मा गांधी को खुद भी अरेस्ट कर लिया गया। और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को जब ये सब हो ही रहा था, जब इंडस्ट्रियल वर्कर्स को भी बुरी तरीके से पुलिस ने अटैक करा और जो होता है महात्मा गांधी के अरेस्ट होने के बाद में इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस को बहुत बुरी तरीके से अटैक करा। म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पे फ्राइटेन गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डर गई थी इस मूवमेंट की वजह से। इसकी वजह से उन्होंने रिस्पॉन्ड करा विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। पीसफुल सत्याग्रहीज को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, वुमेन चिल्ड्रंस को मारा गया और 1 लाख पीपल
को करीबन अरेस्ट कर लिया गया था। 1,00,000 पीपल, 100 के पीपल्स को करीबन अरेस्ट कर लिया गया था। इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर गांधी ने अपना मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, मतलब मूवमेंट को वापस ले लिया और एक पैक्ट में आ गए, गांधी इरविन पैक्ट, जो कि गांधी ने साइन करा था 5 मार्च 1931 को। ये जो पैक्ट था गांधी, इस पैक्ट के अकॉर्डिंग गांधी रेडी थे पार्टिसिपेट इन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब कि जो अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसके अंदर गांधी चले गए इस पैक्ट को साइन करके, जो कि था गांधी इरविन पैक्ट। और लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कुछ नहीं निकला, जो हुई थी लंदन में दिसंबर 1931 में, बट डिस्कशन जो निकला वो नो यूज़ का निकला। और रिटर्निंग इन इंडिया उन्होंने ये देखा कि भैया कांग्रेस को तो डिक्लेयर कर दिया गया है इलीगल, गफ्फार खान और नेहरू दोनों जेल के अंदर हैं। और इसके बाद में गांधी ने रीलॉन्च करा जो कि मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट वो 1 साल तक चला और उसके बाद में मोमेंटम लॉस कर दिया गया 1934 के बाद में। इसमें जो होता है गांधी इरविन पैक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। गांधी इरविन पैक्ट की वजह से जो होता है महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा जो होता है तनातनी हो गई थी, लेकिन ये इतना आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछा जाता है, इसलिए हमने अपने नोट्स के अंदर इसको नहीं इंक्लूड कर रखा है। गांधी इरविन पैक्ट के बाद में जो होता है आपका नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई है, NCERT में यहीं तक दे रखा है। आपका जो होता है आज़ादी तक नहीं दे रखा है। आज़ादी अगर आप पढ़ोगे तो 11th क्लास की हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, इसकी मतलब नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़ोगे। और यहाँ पे उसके बाद में एक टॉपिक दे रखा है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी कि भारत माता, ठीक है भैया। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में क्या है कि भैया जो होता है नेशनलिस्ट मूवमेंट करेक्ट होता है जब जो होता है डिफरेंट रिलीजन्स और कम्युनिटीज़ के लोग साथ में आए, और एक जो होता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब हम सब एक हैं, ये वाला जो होता है अंदर से आनी चाहिए, मतलब फीलिंग आनी चाहिए। और इसके लिए जो होता है एक आइडेंटिटी ऑफ द नेशन ज़रूरी है, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि जर्मेनिया और इन सब को बनाया गया था, जो कि एलिगोरी थे फ्रांस और जर्मन नेशन की। तो ऐसे ही इंडिया में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1970 में जो होता है वंदे मातरम को रोड करा हमारी मदरलैंड के लिए, और भारत माता की इमेज को जो होता है बनाया गया। भारत माता की इमेज आपकी NCERT में दे रखी है जिसको बनाया गया। इसके बाद में जो होता है इंडियन फोक सॉन्ग्स, इसके बाद में जो होता है आपके इंडियन के बहुत सारे जो पोएट्स थे जो घूमते रहते थे, वंडरिंग पोएट्स इनको हम लोग कहते हैं, इन्होंने इंडिया के बहुत ज़्यादा फोक सॉन्ग्स बनाए, मतलब कि जो होता है देशभक्ति के गाने, और ये सारी चीज़ें जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं आपके मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग को भी डिज़ाइन करा गया था, जो कि जिसके अंदर 8 लोटसेस थे रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविजंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और एक क्रिसेंट मून था रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो ये मूवमेंट, ये आपका स्वदेशी मूवमेंट के दौरान स्वदेशी मूवमेंट के दौरान आपका जो होता है एक ट्राई कलर फ्लैग को भी डिज़ाइन करा गया था, जो कि आपका ये था, जिसके अंदर 8 लोटसेस थे और आपका एक क्रिसेंट मून था, जो कि हिंदू एंड मुस्लिम्स की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता था। तो जनाब यही है आपका ओवरऑल चैप्टर। बहुत मज़ा आया होगा आपको पढ़ने के बाद में। जो होता है बहुत अच्छे से मैंने एक कहानी सुनाई आपको, जो कि इंडिया के नेशनलिज्म की कहानी है, जिसके अंदर जो होता है महात्मा गांधी का भी रोल दिखा रखा है। लेकिन जो होता है ऐसा मैं बात करता हूँ आपसे कि भैया महात्मा गांधी को एज अ हीरो के तौर पर दिखा रखा है, लेकिन असल में महात्मा गांधी का तो बहुत ही मिनिमल रोल था इंडिया के इंडिपेंडेंस के अंदर। यह आप बहुत ही शॉकिंग बात है, लेकिन हाँ जैसे जैसे आप बड़े होगे, आप आगे जाके हिस्ट्री को पढ़ोगे, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो भैया ये था ओवरऑल चैप्टर। इसका आगे का पार्ट आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। नेशनलिज्म इन इंडिया होता है यहीं पे ख़त्म। आपकी सारी टॉपिक्स को हमने कवर कर दिया है और सारे के सारे नोट्स आपके अवेलेबल हैं। तो आपको करना क्या, यूट्यूब पे जाना, पढ़ाई का मज़ा सर्च करना है, चैनल पे आपके सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जनाब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन के ऊपर। आप बताइए इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन, अब आपको कौन से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए है। और भैया मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। यहाँ पे आप क्लिक करके जो होता है SST की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो कि आपके नोट्स की प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपके चैनल को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी साइंस की प्लेलिस्ट है और ये आपकी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। सारे नोट्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इंग्लिश आपके SST के 2 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2 की आज हो गई एक्सप्लेनेशन। अब आप नेक्स्ट बताइए कौन से चैप्टर की हम लोग करें एक्सप्लेनेशन। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे और ऐसे ही पढ़ते